एक अलौकिक प्रेरणा जिसने आम लोगों को कुछ खास करने पर मजबूर कर दिया। जिन एलियंस ने हमें बनाया उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो हमारे बीच एकता होने से रोक सकते थे। वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं पर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब हम सेकंड क्लास स्पीशीज हैं। हो सकता है वो हमसे कई ज्यादा वायलेंट हो। क्या अडोल्फ हिटलर का पूरी दुनिया पर राज करने का सपना दूसरी दुनिया की रहस्यमयी टेक्नोलॉजी पर टिका था? ऐसी कुछ जगह हैं, जोन ऑफ साइलेंस, गेट ऑफ द गॉड्स और बरमूडा ट्रायंगल। इन रहस्यमयी जगहों पर जाने वाले लोगों ने अजीबोगरीब ऊर्जा, अचानक गायब होने और अलौकिक घटनाओं के अनुभव साझा किए हैं। रॉकेट्स अंतरिक्ष यानों को तेजी से ब्रह्मांड में ले जाकर छोड़ देते हैं। ध्वनि तरंगे ठोस चीजों को हवा में तैरने पर मजबूर कर देती है। लेजर बीम्स एकदम सटीक जगह पर पहुंचकर टारगेट को वेपराइज कर देती है। क्या ये मानव जाति की आधुनिक तकनीक के हैरत अंगेज उदाहरण हैं? ये है इंग्लैंड की सफोक काउंटी में मौजूद रैंडलशम फॉरेस्ट। ये जगह लंदन के उत्तर पश्चिम में लगभग 130 किलोमीटर दूर है। शीत युद्ध के दौरान 12,000 से ज्यादा अमेरिकी अधिकारी और सैनिक इस जंगल के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर मौजूद वायुसेना अड्डों पर तैनात थे। RAF पेनवाटर्स और RAF वुडब्रिज 26 दिसंबर 1980 को आधी रात के थोड़ी देर बाद ही मिलिट्री रडार पर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया और आम लोगों ने भी आसमान से आती अजीब रोशनी का जिक्र किया था। कुछ ही मिनटों में सेना की पुलिस से स्टाफ सर्जन जेम्स पेनिस्टन और एयरमैन फर्स्ट क्लास जॉन बरूक को जंगल में जांच करने के लिए भेजा गया। वहां उन्होंने जो देखा वो इससे पहले किसी भी अधिकारी ने अनुभव नहीं किया था। जब वहां हम पहुंचे तो मुझे एक ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट जैसा कुछ दिखाई दिया। वो पूरा काले रंग का था, लेकिन उसमें से बीच बीच में नीली, फिर ऑरेंज और फिर पीली लाइट दिखाई दे रही थी। ये बहुत अजीब था। उसमें ब्लू लाइट थी जिसके ऊपर एक ऑरेंज स्पेयर जैसा कुछ बना हुआ था। उसके नीचे से व्हाइट लाइट दिखाई दे रही थी और वहां चारों तरफ एक कोहरा जैसा था। अपनी रिपोर्ट में सर्जन पेनिस्टन ने इस विमान को लगभग 6.5 फीट ऊंचा और 9 फीट चौड़ा बताया। उन्होंने इस पर बने इन अजीब निशानों को भी बताया था जो देखने में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स जैसे लगते हैं। पहले तो मुझे लगा कि वो शायद यूएस एयरफोर्स का कोई प्लेन है, लेकिन जब मैंने उसे पास से देखा तो उस पर ये पिक्टोरियल ग्लिफ्स से दिखाई दिए। उनका कोई मतलब नहीं था। मैंने उस प्लेन को छूकर देखा तो तब भी वो काफी गर्म था। उस 26 साल के सैन्य कर्मी का दावा है कि जब उसने वो विमान छुआ तो उसे कुछ कमाल का दिखाई दिया। उसमें लगातार वंस और जीरोस दिखाई दे रहे थे। इसका कोई मतलब नहीं था। जैसे मैंने हाथ हटाया वो सब दिखना बंद हो गया। उसके बाद वहां पर चारों तरफ बहुत तेज रोशनी थी और फिर उसके बाद वो जो कुछ भी था वो वहां से उड़कर कोस्ट की तरफ चला गया। हमारा दोबारा उससे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वहां के डेप्यूटी बेस कमांडर ने पेनिस्टन और बरूफ को यह आदेश दिया कि इस घटना का कभी कोई जिक्र नहीं किया जाएगा
इसके बावजूद आज 3 दशकों बाद भी जेम्स पेनिस्टन इस घटना के सदमे से बाहर नहीं आए हैं, और वो भी इस हद तक कि उन्होंने जो भी देखा उसे लिख कर रखा है, एक ऐसा सुराग जो 30 सालों से छिपा हुआ है। वो ऐसा था जैसे मेरे सामने किसी ने पिक्चर रखी हुई है जिसमें सिर्फ जीरोस और वंस लिखे थे, जिन्हें मैं आंखें बंद करके भी देख सकता था। तो बस मैंने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। उनका क्या मतलब है मैं नहीं जानता। जेम्स पेनिस्टन के विजन में दिखाई दिए ये नंबर क्या किसी तरह का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोड हो सकते हैं? अगर हाँ, तो दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क का दावा करने वाले पेनिस्टन आखिरी शख्स नहीं हैं, बल्कि इतिहास इस तरह के दावों से भरा पड़ा है, जहां कई लोगों का कहना है कि दूसरी दुनिया के जीवों या किसी अलौकिक शक्ति के हाथों मजबूर होकर उन्हें कुछ करना पड़ा। इब्राहिम, मोहम्मद और सेंट पॉल के बारे में कहा जाता रहा है कि ईश्वर इन्हें प्रेरणा देने आए थे। कहा जाता है कि मोसेस, कन्फ्यूशियस और कंबोडिया की जानी मानी हस्ती प्रिया प्रश्नोकार की मुलाकात भी कुछ ऐसे मेहमानों से हुई थी जिन्होंने उन्हें नैतिक मूल्यों और दर्शन के सबक दिए। भगवान ने उन्हें उनकी सच्चाई और भरोसे के लिए चुना। वो लोग लीडर्स थे और भगवान ने उन्हें कुछ खास पोजीशन दी। लोग उन लीडर्स की इज्जत करते थे और वो जानते थे कि इन्हें भगवान ने भेजा है। अगर हम एंशिएंट एस्ट्रोनॉट हाइपोथेसिस की माने तो विजन कभी भी डिवाइन नहीं थे, बल्कि वो तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स विजिट्स थी जिन्हें हमारे पूर्वज विजन समझा करते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता था इस सच में दूसरी दुनिया से कोई उनसे यहां पर उनकी दुनिया में मिलने आया है। शायद इसी वजह से किसी इंसान को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्रोत से मिलने वाले निर्देशों का सबसे अच्छा उदाहरण हमें बाइबल के मूसा की कहानी में मिलता है। बिब्लिकल बुक ऑफ एक्सोडस के हिसाब से मूसा का ईश्वर से पहली बार सामना एक जलती हुई झाड़ी के रूप में हुआ था। यही उन्हें यहूदियों की गुलामी से निकालकर एक बेहतर जगह ले जाने का मिशन दिया गया था। और जब बाद में यहूदियों को सुरक्षित रेगिस्तान तक ले आए, तब माउंट सनाई पर उन्हें 10 कमांडमेंट सौंपे गए थे। ये ईश्वर के मनुष्य को सीधे तौर पर दिए गए नियम थे। बाद में यही मोरल कोड्स तो पूरी दुनिया में एक धर्म की नींव बने। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के हिसाब से मूसा की कहानी सिर्फ एक दिव्य अनुभव नहीं, बल्कि एक एलियन से हुई मुलाकात भी है। ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से मोसेस माउंट साइनाई पर परमेश्वर से मिलने गए थे, और जैसा उन्होंने लिखा है वहां उन्होंने इजराइल के ईश्वर को देखा, जिनके पैरों के नीचे बड़े बड़े सफायर के पत्थर थे। और ये सब कुछ बहुत ही दिव्य और अलौकिक था। अब मेरा सवाल यही है कि क्या सच में ऐसा कुछ था, या फिर वो किसी तरह का मेटालिक रैम था जो उन्हें समझ में नहीं आया। मगर रुकिए, ये यहीं खत्म नहीं होता है। मोसेस ने दरअसल धरती को बाहरी स्पेस के हिसाब से डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं, अब मैं पूरी धरती को देख सकता हूं, उसकी ऊंचाई और गहराई को एक साथ एक बार में। अब जरा सोच के देखिए, उन्होंने धरती को गोल कहा है। उस टाइम तो ये बात बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को भी पता नहीं थी कि धरती का आकार सच में गोल है। क्या इसकी संभावना है कि मूसा पर सिर्फ अलौकिक ताकतों का ही नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया का भी प्रभाव था? अगर हां, तो क्या इन दिव्य अनुभवों का मूल भी दूसरी दुनिया में था? पुच्चिनी का कहना था कि उनका महान ओपेरा मडामा बटरफ्लाई उन्हें भगवान से मिला था।
मतलब उन्होंने बस उसे लिखा था, लेकिन उसका ओरिजिन एक डिवाइस सोर्स से था। वहीं विलियम ब्लेक का पूरा ओपस, उनका लिखना, उनकी पेंटिंग, सब कुछ रिपीटेड एंजेलिक विजिटेशंस के बारे में था। ब्राह्म्स भी यही कहते थे कि उनकी संगीत का ओरिजिन उनकी एक्सिस्टेंस से परे था। वो सिर्फ उनका एक माध्यम थे, उसका पूरा क्रेडिट वो किसी डिवाइन पावर को देते थे। क्या ये संभव है कि कला, संगीत, साहित्य और धर्म से जुड़े महानतम काम मानवता को दूसरी दुनिया से मिले उपहार हैं? अगर ऐसा है तो एलियंस ने खुद इन्हें हमारी दुनिया को क्यों नहीं दिया? किस वजह से उन्होंने कुछ चुनिंदा मनुष्य को इसका माध्यम बनाया? शायद इसका जवाब कई दूसरे एलियन संदेशों की ही तरह हमें धरती के सबसे प्राचीन और पवित्र स्थानों में से एक माने जाने वाले इस जगह पर मिले। अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी की माने तो दूसरी दुनिया के ये जीव सदियों से हमसे संपर्क कर रहे हैं, मगर ये क्या कहने की कोशिश में है? हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर हम यहाँ धरती पर किसी छिपी हुई अथॉरिटी जैसे स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं, जो हमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, जो शायद हमारे पूर्वजों से भी मिले थे, जो शायद ह्यूमैनिटी के साथ तब से काम कर रहे हैं जब से हमारा एवोल्यूशन शुरू हुआ, और शायद ये हमारे ग्रोथ को सही दिशा में ले जाने के लिए टाइम टाइम पर इंटरवीन भी करते रहेंगे। इवोल्यूशन के मुताबिक ये सिर्फ इत्तेफाक से हुआ। हमने हालात के मुताबिक अडेप्ट किया, पर मैं नहीं मानता ये उस फैमिली ट्री में किए गए आर्टिफिशियल म्यूटेशन का नतीजा था। और फिर रातों रात हम पिरामिड्स बनाने लगे, सुमेरिया बन गया। ऐसे सभी बड़े बड़े काम लगभग रातों रात होने लगे। मतलब डेवलपमेंट की ये जबरदस्त रफ्तार, हमारी नॉलेज और इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम रातों रात इन चीजों का निर्माण करने लगे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स में विश्वास करने वालों के मुताबिक ये सब एलियंस द्वारा हमारे डीएनए में की गई फेरबदल का नतीजा था। तो हम आधे इंसान हैं और आधे एलियंस हैं, हम हाइब्रिड्स हैं। प्राचीन काल के जिन पत्थरों को हमने संभाल कर रखा है, उनमें इस तरह की जानकारियों का पूरा खजाना छिपा हुआ है। उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि आधुनिक मानव के पूर्वजों ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो कहीं और से आए थे। लेकिन अगर सुदूर अतीत में एलियंस पृथ्वी पर आए थे, तो वो कौन थे और वो यहाँ क्यों आए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक इसका जवाब प्रारंभिक सुमेरियाई लिखावट में मौजूद है। 1849 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड को सुमेरिया के प्राचीन शहर निनेवाह के उस इलाके में मिट्टी के 22,000 तख्ती जैसे टुकड़े मिले थे, जिसे आज इराक के नाम से जाना जाता है। उन टुकड़ों पर यूनिफॉर्म लिपि अंकित है। 6000 साल पहले सुमेरिया के लोगों ने लिखने का ये तरीका इजाद किया था। 30 साल की मेहनत के बाद लेखक ज़करिया सिचिन मिट्टी के उन टुकड़ों पर अंकित भाषा का अनुवाद करने में सफल रहे। अपनी किताब द 12th प्लैनेट में सिचिन ने दावा किया कि यूनिफॉर्म लिपि में अनुनाकी नाम की एक एलियन नस्ल का जिक्र है, जो हमारे सोलर सिस्टम में नेपट्यून के भी आगे निबिरू नाम के ग्रह से आए थे, जिसे अब तक खोजा भी नहीं गया है। एलियंस ने सुमेरिया के लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजी में जरूरत से ज्यादा विकास करने से उनका एटमॉस्फेयर खराब हो गया है, और अब उसे ठीक करने के लिए वो पृथ्वी पर सोने और दूसरी कीमती चीजों की तलाश में आए हैं। सिचिन के मुताबिक पहली बार अनुनाकी एलियंस पृथ्वी पर 4.5 लाख साल पहले आए थे, निएंडरथाल्स के युग में। फिर उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से होमो सेपियंस यानी आज के इंसानों को बनाया, जो उनके लिए खदानों से बहुमूल्य खनिज और धातुएं निकाल सके। हमारे पुरखों का मानना था कि वो लोग देवता थे और वो यहाँ एक मकसद से आए थे। वो हमारी उस प्राचीन पीढ़ी को इंटेलिजेंस से लेस करना चाहते थे। वो हम इंसानों के दिमाग में उत्सुकता भरना चाहते थे। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और हर फील्ड में तेजी से उन्नति की।
यही वो चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? इंसान कैसे बना? जब हम इससे जुड़ी हुई प्राचीन कहानियां पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि होमो सेपियंस के तौर पर हमें इसलिए बनाया गया था ताकि हम एलियंस के लिए काम कर सकें। मिट्टी के उन प्राचीन टुकड़ों पर लिखी भाषा के सचिन के अनुवाद से हमें ये पता चलता है कि सुमेर में सभ्यता को अनुनाकी एलियंस के मार्गदर्शन में बसाया गया था। उनके हस्तक्षेप को गुप्त रखने के लिए राजाओं का चलन शुरू किया गया, जो आम लोगों और उनके तथाकथित देवताओं के बीच एक माध्यम बनने का काम करते थे। फिर लगभग 3000 ईस्वी पूर्व इंसान पत्थर के स्मारक बनाने लगे, जैसे कि स्टोनहेंज और इजिप्ट के पिरामिड। जाने माने हिस्टोरियंस के मुताबिक बड़े बड़े भारी भरकम पत्थरों से बने इन स्मारकों को बनाने की ताकत इंसान में कैसे आई और उसने उन्हें कैसे बनाया, ये आज भी एक रहस्य ही है। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि इन टनों भारी स्मारकों के निर्माण में एलियन टेक्नोलॉजी की मदद ली गई थी। और प्राचीन सुमेरिया के पुराने टेक्स्ट इसके बारे में क्या कहते हैं? यह कि उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को देवताओं की मदद के बिना बना पाना इम्पॉसिबल था, जो कि उनके मुताबिक अनुनाकी थे, जिसका मतलब होता है जो आसमान से उतर कर आया हो। ऐसे कई कल्चर्स हैं जिनका अपने देवताओं के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित हुआ है। आखिर वो देवता कौन थे? मुझे लगता है वो बहुत एडवांस एलियन थे जिन्हें लोग देवता समझ बैठे, और वो एलियंस अपने साथ जो टेक्नोलॉजी लेके आए थे उसी की मदद से वो स्मारक बना सके, जो हमें गीजा के अलावा साउथ अमेरिका के कई जगहों में नजर आते हैं। सुमेरियाई लिपि के सचिन के अनुवाद के मुताबिक अनुना के अंतरिक्ष यात्रियों ने मजदूरों की नस्ल सुधारने के लिए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रजनन संबंधी प्रयोग भी किए, लेकिन मानव जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए और जेनेटिक गलतियों को सुधारने के लिए एलियंस ने जानबूझकर उन कुदरती हादसों को अंजाम दिया। अनुनाकी एलियंस ने देखा होगा कि निएंडरथल्स धरती पर नेचुरली इवॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने उन पर अपना जेनेटिक ठप्पा लगाने का फैसला किया। मतलब उन्होंने उनका 80% जीन लिए और पृथ्वी पर उनके जो ह्यूमनॉइड थे उनका 20% लिया और हमें ठीक उसी तरह शक्लो सूरत दी जैसा वो चाहते थे। और सही मायनों में तब जाकर आधुनिक मानव जाति ने जन्म लिया। फॉसिल रिकॉर्ड में भी ये बात नजर आई। फिर 75 साल पहले लेक टोबा में एक बहुत ही जबरदस्त वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उस महाविनाश के बाद हमें पता चला कि हमारे जीन्स में और भी बदलाव हुए। बहुत ही शक्तिशाली एलियंस आए होंगे जिन्होंने हमारे डीएनए में सुधार किया। शायद वो ये बात समझ गए थे कि जरूर मानव जाति में कोई ना कोई गड़बड़ है। शायद इसीलिए उन्होंने बाढ़ जैसे भयंकर हादसे पैदा किए। बाइबल में भी इस बात का जिक्र है और लोग भी ये मानते हैं कि ये सब ईश्वर ने किया। हो सकता है वो ईश्वर, शायद वो एलियंस ही रहे हों जिन्होंने किसी तरह उन हादसों को अंजाम दिया हो। ये भी हो सकता है कि इंसानों में सुधार करने के किसी प्रोसेस के दौरान उनसे कोई गड़बड़ हो गई हो और इसलिए उसका सफाया करना उनके लिए ज़रूरी हो गया ताकि उन्हें ख़त्म करके वो एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर सकें। क्या हिटलर ने स्वास्तिक को नाजी पार्टी का सिंबल इसलिए बनाया क्योंकि उसके कनेक्शन एलियन दुनिया से है? क्या वह दूसरी दुनिया के एलियंस के होने पर यकीन रखता था? माना जाता है कि हिटलर ऐसे लोगों से घिरा रहना पसंद करता था जो एलियंस और प्राचीन महान सभ्यताओं के जानकार थे। हिटलर ऑब्सेस थे पौराणिक कथाओं को लेकर, वो रहस्यमय चीजों को लेकर ऑब्सेस थे और सबसे जरूरी वो ऐसी नॉलेज को पाने के लेकर ऑब्सेस थे जो उनके मुताबिक वो दूसरों से पहले हासिल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना काफी समय, एनर्जी और पैसा धरती के अलग अलग कोनों से ऐसी जानकारी लाने में खर्च किया जिससे जर्मनी सबसे 2 कदम आगे रह सके। नाजी के लीडर्स को सलाह देने वाले कई ग्रुप्स थे, मगर उनमें से एक मेन ग्रुप था, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसे सब व्रिल के नाम से जानते थे। इस ग्रुप में एसएस के कमांडर हेनरिक हिमलर, एयरफोर्स कमांडर हार्मन गोरिंग और नाजी पार्टी के हेड मार्टिन बोर्मन शामिल थे। व्रिल सोसाइटी ने अपना यह नाम 19वीं सदी के लिखी गई एडवर्ड बलर लाइटन की किताब द कमिंग रेस से लिया। अपनी किताब में बल्वर लाइटन ने
एक शक्तिशाली जाति और एक प्राचीन रहस्यमय शक्ति का रूप व्रिल का वर्णन किया, जिसे ट्रैप और फिर कंट्रोल किया जा सकता था। जर्मनी की व्रिल सोसाइटी ने अपना यह नाम इस शक्ति पर रखा, इस यूनिवर्सल फोर्स पर, जिसे संस्कृत में प्राण कहते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कमरे को ठंडा या गर्म कर सकता है, या आवाज पैदा कर सकता है, या बहुत कुछ कर सकता है, वो एक तरह की एनर्जी है जिसे कई तरह से यूज किया जा सकता है। व्रिल सोसाइटी को लगता था कि यह व्रिल पावर मशीन्स और उपकरणों को पावर दे सकता है, और वो इस शक्ति को यूज करना चाहते थे एयरक्राफ्ट और थाली के शेप के फ्लाइंग सॉसर्स के लिए। उनकी मान्यताओं के मुताबिक व्रिल इस शक्ति को यूज कर सकते थे क्योंकि वो अल्डेबारन सोलर सिस्टम में रहने वाले एलियंस के वंशज थे और उनके पूर्वज हजारों वर्ष पहले धरती पर आए थे। इस जाति के लोग आर्यंस कहलाने लगे। उन्हें लगता था कि ये आर्यंस जाति दूसरी दुनिया से आए लोगों की है और इस दूसरी दुनिया के लोगों ने आर्यंस को जबरदस्त शक्तियां दी हैं ताकि वो धरती पर सर्वश्रेष्ठ बन सके। और ये एक तरह से नाजी पॉलिटिकल पार्टी का तर्क भी था ताकि वो धरती पर आर्यन जाति को सर्वश्रेष्ठ बना सके। 1933 में जब नाजी पार्टी सत्ता में आई, व्रिल ने हिटलर और उनके खास लोगों को प्रोत्साहित किया कि वह धरती की सभी प्राचीन टेक्नोलॉजीज को ढूंढ निकाले। जर्मन साइंटिस्ट और रिसर्चर धरती के हर कोने में गए कि वो प्राचीन लिपि और निशानियां ढूंढ सके, जैसे कि होली ग्रेल यानी जीसस का प्याला और आर्क ऑफ द कॉवेनेंट्स। कथाओं के मुताबिक इन बिब्लिकल कलाकृतियों में जबरदस्त शक्तियां हैं जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं कि ये आर्क ऑफ कवनेंट एक लकड़ी का बॉक्स था जिसे सोने से ढका गया था और इजराइल इस बॉक्स को पूजते थे क्योंकि ये उनके लिए ईश्वर का प्रतीक था। कहते हैं आर्क ऑफ कवनेंट में जबरदस्त शक्तियां हैं जो भी इसे छूता है वो मर जाता है। जो भी सेना इसे लेकर चलती है किसी भी सेना का खात्मा कर सकती है और यही आर्क ऑफ कवनेंट का लेजेंड उसकी कहानी है। मगर क्या हिटलर को वाकई इन कहानियों और गाथाओं पर यकीन था? क्या वह बाइबल को एक इतिहास की किताब की तरह देखता था? इंडियाना जोन्स की मूवीज नाज़ीज के इन्हीं दुनिया भर में फैले सीक्रेट एक्सपेडिशंस पर फोकस करती हैं, जैसे कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट्स या स्फीयर ऑफ डेस्टिनी या कोई सीक्रेट लाइब्रेरीज या एलियंस। हालांकि ये मूवीज फिक्शन थी मगर पूरी तरह हकीकत पर आधारित थी। हिटलर आर्क ऑफ कॉवेनेंट को ढूंढने के लिए ऑब्सेस थे। उनके लिए ये कोई आस्था की चीज नहीं बल्कि उससे कई बढ़कर थी। मुझे लगता है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट जरूर कोई काम की चीज रही होगी, चाहे वो जो भी हो। बुक ऑफ एक्सोडस में आर्क ऑफ कॉवेनेंट का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है। माना जाता है कि इस बॉक्स को बनाया गया ताकि उसके अंदर 10 कमांडमेंट्स के 2 टैबलेट्स रखे जा सके जिसमें जादुई शक्तियां थी क्योंकि उस पर ईश्वर की उंगलियां लगी थी। जैसे ही टैबलेट्स को बॉक्स के अंदर रखा गया, अगर आप बाइबल में लिखी चीजों को देखें तो बॉक्स खतरनाक बन गया, वो लोगों को मारने लगा, अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। इंडियन जोन्स की मूवी में काफी हद तक सही दिखाया गया है कि ये ईश्वर से बातें करने का एक रेडियो है। वेबल्सबर्ग कासल के अपने हेडक्वार्टर्स पर एसएस कमांडर हेनरिक हिमलर उन मनोवैज्ञानिक लोगों को लेकर आते थे जो एलियन से संपर्क करने का दावा करते थे। उनमें से एक थी व्रिल सोसाइटी की एक प्रभावशाली मेंबर मारिया ऑर्सिक। मारिया ऑर्सिक फीमेल्स के एक ग्रुप की हेड थी जिसे वो रिलीजन या फीमेल व्रिल मेंबर्स बुलाते थे और वो सभी बहुत ही खूबसूरत महिलाएं थीं। वो अपने बाल लंबे रखती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि व्रिल शक्तियों के लिए उनके लंबे बाल एंटीना की तरह काम कर सकते हैं।
उन्हें यकीन था कि दूसरी दुनिया के लोग जो इंसान नहीं थे वो यहाँ धरती पर मौजूद थे, और उन्होंने ही सर्कुलर शेप के क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए इंस्पायर किया। फ्लाइंग सॉसेस की जो तस्वीरें उन्होंने देखी थी उसके आधार पर उन्होंने शॉ बर्गर को इंस्पायर किया। उन्होंने दूसरे डेवलपर्स को इंस्पायर किया ताकि वो डिस्क शेप के क्राफ्ट्स बना सके जो किसी तरह की एंटी ग्रेविटी पर काम करते हों, जो हवा में उड़ सकते हों। जर्मन की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के मुकाबले इस कदर आगे थी कि लोगों को ये लगने लगा कि जर्मन को एलियंस की मदद मिली है। इनफैक्ट एक कोट में हमें हर्मन ऑबर्ट का मिला है, जो डॉक्टर ऑबर्ट जर्मन रॉकेट सिस्टम का हिस्सा थे। उस कोट में हर्मन ऑबर्ट ने कहा, हमें दूसरी दुनिया से मदद मिली है। क्या यह मुमकिन है कि नाजीज ने दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क बनाया था? अगर हाँ, तो क्या उन्हें दूसरी एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी की मदद भी मिली थी? आखिर हिटलर दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक हथियार बनाने के कितने करीब था? गेट ऑफ द गॉड्स से लगभग 1350 किलोमीटर दूर उत्तर में परू के पहाड़ों में स्थित है ये 3 किलोमीटर तक फैली हुई खूबसूरत पठार, बढ़ी हुई मैग्नेटिक ऊर्जा वाला एक और क्षेत्र। ये जगह सदियों से इनका लोगों के लिए बेहद शक्तिशाली और पवित्र रही है। इसे मार्कावासी कहा जाता है। मार्कावासी पेरू का एक बहुत खूबसूरत इलाका है। कहते हैं कि मार्कावासी में एक यूनिक टाइप की एनर्जी मौजूद रही है। वहां जाने वाले लोगों को बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होता है। लोकल लोगों का कहना है कि ये जगह विजिट्स और गॉड्स और पुराने जीनीस की थी और उनके लिए इस जगह की एक सीक्रेट इम्पोर्टेंस है। यहाँ आने वाले विजिटर्स एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, एक स्पेशल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ज्यादातर जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यहाँ बने बहुत से पत्थर के ढांचे लाखों सालों के इरोजन और दूसरी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से बने हैं। लेकिन क्या यहाँ ऐसा भी कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे? कुछ लोग मार्कावासी को मूर्तियों का एक विशाल बगीचा मानते हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए प्रतीक चिन्ह हैं। इस इलाके के पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। इसे हम कह सकते हैं डिज्नीलैंड ऑफ द गॉड्स। अब तो सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ पूरी तरह से नेचुरल है या इससे ज्यादा कुछ है? क्या ये संभव है कि ये सिर्फ पत्थरों का एक साधारण समूह ना होकर स्मारकों का एक संग्रह है, जिसे सैकड़ों हजारों साल पहले लोगों ने बनाया था? ये दावा सबसे पहले 1952 में एक रिसर्चर डैनियल रूजो ने किया था। डैनियल रोजो को वहां लीमा के हाई माउंटेन्स में एक बड़े से कमाल के स्टोन हेड की एक फोटो दिखाई गई और वो वहां तक सिर्फ उस स्टोन हेड को देखने के लिए गए थे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस छोटी सी जगह पर सैकड़ों कार्व्ड स्टोन्स फैले थे। ऐसा मानने वाले लोग भी हैं जिनका कहना है कि वहां मौजूद पत्थर के ढांचे जिन जानवरों और लोगों को दर्शाते हैं वो मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका के नहीं हैं। इन्हें देखने पर उन्हें दिखाई देती है एक अफ्रीकी रानी, प्रजनन के इजिप्शियन देवता ट्वारेट, जिन्हें एक खड़े हुए हिप्पो के तौर पर दर्शाया गया है, एक ऊंट और बहुत से दूसरे प्राणी। एक ढांचा जिसे मॉन्यूमेंट टू ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी एक ओर एक पश्चिमी चेहरा है और दूसरी ओर एक मध्य एशियाई चेहरा। क्या यह संभव है कि ये सारे ढांचे जो पूरी दुनिया को दर्शाते हैं, एक साथ एक अकेली पठार पर सिर्फ संयोग की वजह से मौजूद हैं? और अगर ये मानव निर्मित हैं, तो यहाँ इन्हें किसने बनाया? यहाँ की लोकल स्टोरी यही है कि ये जगह एंशिएंट जाइंट गॉड्स की थी, यानी गॉड्स ने ये जगह बनाई। इनफैक्ट जब स्पेनिश हिस्टोरियंस यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के एंशिएंट शैमानिक रिलीजन्स को इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्हें टीसी वरेकोचा क्रिएटेड गॉड की कहानी सुनाई गई,
जो अपनी लैंड्स को इंस्पेक्ट करने के लिए ह्यूमन फॉर्म में आया करते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को अलग अलग ऑर्डर्स दिए हुए थे। उनमें से कुछ रिबेल नेशंस थे जो उनकी बात नहीं मान रहे थे और उन्होंने उन लोगों को पत्थर में बदल दिया। मार्कावासी के नाम में इसके मूल और रहस्य के सुराग छिपे हैं। इस शब्द का इतिहास इनका साम्राज्य से पुराना है। मार्कावासी स्कॉलर और रिसर्चर डैनियल रूजो का मानना था कि इस नाम का मतलब हुआ 2 मंजिला घर, जो कि इस जगह पर मौजूद अजीब इमारतों से जुड़ा था। तो स्कॉलर्स कई सालों से इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई एटलांटियन या किसी तरह की कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन है। तो मार्क्सी फिर से उसी सवाल पर फोकस ले आता है कि हमारे पास जो लिखी हुई हिस्ट्री है उससे अलग क्या कोई दूसरी सिविलाइजेशन हजारों साल पहले वहां रहती थी। डैनियल रूजो के अनुसार जिस प्राचीन सभ्यता ने मार्कावासी को बनाया, उन लोगों को माज़मा के नाम से जाना जाता था और माना जाता है कि परु ही उनका एकमात्र घर नहीं था। ये मास्मा एक बहुत ही एडवांस्ड एंशियंट सिविलाइजेशन थी जिसका एक एडवांस्ड कल्चर था, और हम कह सकते हैं कि वो उस टाइम भी ग्लोबल थे जब वो बहुत ही अर्ली टाइम पीरियड में पूरी दुनिया में घूमा करते थे। और इसीलिए रूसों ने पूरी दुनिया में इस एडवांस्ड सिविलाइजेशन के एविडेंस ढूंढने में इतना टाइम बिताया और उन्हें लगा कि उन्हें वो मार्कावासी मिले। वो दरअसल मार्कावासी को कई तरह से देखते थे। उनके लिए वो एक बड़ा सा स्कल्पचर गार्डन था जिसे वहां मास्मा लोगों ने बनवाया था। अगर दुनिया भर में फैला हुआ एक ऐसा समुदाय था तो उसे हुआ क्या? जैसा कि बाइबल में लिखा है और कुछ लोग मानते हैं, क्या ये जगह एक विशाल बाढ़ में बह गई थी? ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि ये कार्विंग्स 12,000 फीट पर मिली। इसका यही मतलब है कि सिविलाइजेशन टॉप पर शुरू हुई और जैसे जैसे फ्लड लेवल्स कम हुए लोग नीचे की ओर आते गए। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि नोआज आर्क के लिए लिखा गया। यही कि जब वो नीचे उतरे तो वो मार्कवासी में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी एनिमल्स के स्क्रिप्चर्स बनाए जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। कहानी में यही लिखा है कि ह्यूमैनिटी और एनिमल किंगडम में से जो बचा सकते हैं वो बचा लिया जाए। तो अगर ये स्कल्पचर्स असली हैं या नेचुरल फॉर्मेशंस थी जिन पर थोड़ा काम किया गया, उस हिसाब से ये जियोलॉजिकली बहुत पुरानी है और हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि हम डैनियल रूसो जैसे लोगों की बात पर भरोसा करें कि ये एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है। शायद कोई एंशिएंट गॉड्स रहे होंगे, शायद एक बहुत इवॉल्व्ड माइंड वाले लोगों की रेस थी जो एक बहुत अर्ली टाइम में लोगों की मदद करने के लिए आए और उन्होंने उनके काम करने के तरीके को सुपरवाइज भी किया। मुझे लगता है कि वो अपने बिलीव्स और सिविलाइजेशन के बारे में कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो अपनी फ्यूचर जनरेशंस को दे सकें। उन्हें शायद ये समझ में आ गया था कि वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, तो ये शायद उनकी तरफ से फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक रिकॉर्ड था या वार्निंग थी। एलरैड कॉरपोरेशन की बनाई हुई ये सोनिक डिवाइस जब किसी टारगेट पर फोकस करती थी तो वो कान को चीर देने वाली आवाज पैदा करती थी जो 150 डेसिबल तक जा सकती है, जिससे इंसान कुछ वक्त के लिए अंधा हो सकता है, उसे उल्टी जैसी फीलिंग हो सकती है या वो हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। यूएस आर्मी ने इराक में सोनिक वेपन्स इस्तेमाल किए थे। वो भीड़ को काबू करने में इसका इस्तेमाल करते थे। इसमें खास तरह की धीमी गड़गड़ाहट और सिग्नल होते हैं जो इंसान पर असर करते हैं जिससे कि आप बीमार महसूस करते हैं। एलरैड का इस्तेमाल फिलहाल पुलिस, मिलिट्री और प्राइवेट सिक्योरिटी में किया जाता है और सोनिक वेपनरी में इसे सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन क्या एलरैड वाकई 21वीं सदी का आविष्कार है या इस बात के सबूत मौजूद हैं कि प्राचीन काल में इसी तरह के ऑडियो वेपन्स थे? जेरूसलम से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जेरिको शहर के प्राचीन खंडहर हैं। यहां आर्कियोलॉजिस्ट को 9000 ईसा पूर्व पुरानी बस्तियों के सबूत मिले हैं। हिब्रू बाइबल के अनुसार माना जाता है
कि जेरिको वो जगह है जहां ईश्वर ने मोजेस के उत्तराधिकारी जोशुआ से बात की थी और उन्हें निर्देश दिया था कि वो हर 6 दिन में एक बार 4 दीवारी वाले शहर के चारों तरफ मेढ़े के सींग लिए हुए 7 पुजारियों के साथ घूमें और उनके पीछे आर्क ऑफ द कवनेंट लेकर चलें, यानी वो सोने का संदूक जिसमें 10 कमांडमेंट्स रखे रहते हैं। उसके बाद 7वें दिन ईश्वर के आदेशानुसार जोशुआ और इजरायलियों ने आखिरी बार शहर के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन इस बार उन्होंने मेढ़े की सींगों से बने बिगुल बजाए। जेरिको की दीवारें गिर गईं और शहर बर्बाद हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट में जोशुआ 6 में शोफर के बारे में साफ साफ लिखा है, जिसमें उसे एक बिगुल बताया गया है जिसे जेरिको की लड़ाई में दीवार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। धार्मिक विद्वानों के लिए जेरिको की दीवारों का ढह जाना एक चमत्कार था। आज के ज्यादातर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के हिसाब से वो तबाही शायद भूकंप की वजह से आई थी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और हो? क्या इजरायलियों के पास एडवांस्ड साउंड वेव टेक्नोलॉजी हो सकती थी? अगर ऐसा है तो वो कहां से आई थी? बाइबल में जेरिको की दीवार गिराने की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आर्मी से ये कहा गया कि बार बार दीवारों के चक्कर लगाएं और आखिर में सींग से बने बिगुल बजाएं और दीवारें गिर गईं। और हमें पता है कि एक चीज थी, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट। ये रहस्यमयी और पवित्र हमेशा से उनके साथ थी, जो इस घटना और जेरिको की दीवारें गिराने में शामिल थी। ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इजरायलियों ने बड़ी बड़ी मोटी प्राचीन दीवारों को गिराने के लिए किसी सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, जिससे कि वो उस शहर पर कब्जा कर सकें। तो वो किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे? ये बहुत ही शानदार लगता है कि उनके पास कोई एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो साफ साफ यही तो बता रहे थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आर्क ऑफ द कॉवेनेंट एक हथियार था। उसे एक हथियार की तरह ही बताया गया है, खासकर जब इजरायलियों को कैनन को पार करने के बाद जेरिको से होकर गुजारना था। हमें नहीं पता कि वो टेक्नोलॉजी क्या थी, लेकिन आर्क और दीवारों के गिरने के बीच कोई संबंध तो जरूर था, और इसीलिए आर्क को शहर के चारों तरफ घुमाया गया था। कई प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के मुताबिक मोजेस और इजरायलियों ने माउंट सिनाई में एनर्जी का एक सुपर नेचुरल सोर्स हासिल किया था। यह ताकतवर एनर्जी सोर्स बाद में आर्क ऑफ द कवनेंट में रखा गया और उसने जोशुआ के सींग वाले विगलों की आवाज तेज करके उन्हें एक शक्तिशाली वेपन बना दिया। जेरिको की लड़ाई को लेकर इंटरेस्टिंग बात यह है कि शोफार का ये खास इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि हम देखते हैं पार्टिकल बीम टेक्नोलॉजी में, डेथ रे टेक्नोलॉजी या थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी में। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है जो प्राचीन लोगों के पास तैयार थी, जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर मिलिट्री कैंपेन के लिए कर सकते थे। अगर इजरायलियों के पास कोई एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रही भी हो, तो क्या मेढ़े की सींग से बने बिगुल की आवाज पत्थर की दीवारों को गिरा सकती थी? वैज्ञानिक और फॉर्मर एस्ट्रोनॉट प्रोफेसर टेलर वैंग के हिसाब से फिजिकल अकूस्टिक्स को लेकर हालिया रिसर्च बताती है कि ये एक अलग ही तरह की संभावना है। जेरिको की दीवार का टूटकर बिखरना, अगर कोई ऐसा कहता है कि ऐसा हुआ था अकूस्टिक की वजह से, साउंड की वजह से, तो उसके लिए दीवार में किसी तरह से गूंज पैदा होनी चाहिए थी।
अब शायद पूरी दीवार में ना हो, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर मटेरियल में जब गूंज उठती है तो वो काफी बड़े पैमाने पर कंपन होता है और वो किसी भी चीज को लगभग पूरी तरह से खत्म कर सकता है। क्योंकि गूंज बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करती है, तो आप बस उसे फीड करते चले जाइए और आखिर में वो सब कुछ चकनाचूर कर देगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आवाज़ कितनी पावरफुल होती है, तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि साउंड बेसिकली एक प्रेशर वेव है, और जो खास प्रेशर वेव आप पैदा करते हैं वो उस चीज को जोड़ेगी या उस पर असर डालेगी जिसे आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसे बहुत पावरफुल बना सकते हैं क्योंकि आप उसे बहुत बढ़ा सकते हैं और साउंड में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। उसकी फ्रिक्वेंसी या कंपन इस हद तक बढ़ सकती है कि उसके बाद वो हमें साउंड की तरह सुनाई ही न दे, पर फिजिक्स के हिसाब से वो फिर भी साउंड होता है क्योंकि हवा में एक प्रेशर वेव की तरह होता है, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी डालने से वो विनाशकारी हो सकता है। आप उसे एक पार्टिकल वेपन की तरह समझ सकते हैं क्योंकि आप इसमें हवा को घुमाते हैं और आपको ऐसी चीज चाहिए होती है जो साउंड पर फोकस करे और हमें पता होता है कि कैसे करना है, तो ये आपको साउंड के साथ एक डायरेक्टेड एनर्जी बीम देती है।